स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर। और मैं 3.2 लेक्चर नंबर 3.2 लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण पे प्रतिबिंब के विभिन्न व्यंजक या विभिन्न घटनाएं जो कि समतल दर्पण पे होता है। इसमें सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हो, हमने लिख रखा है मैंने कि समतल दर्पण के घूमने पर परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े हैं और अगर समतल दर्पण जो है थीटा कोण में घूम जाता है, तो फिर जो परावर्तित किरण है वो कितने डिग्री घूमेगा, ये यहाँ पे हमारा मुख्य रूप से जानना है। तो उसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। मैंने एक चित्र बनाया है। यहाँ पे एक दर्पण है पी क्यू। दर्पण जो है कौन सा दर्पण है? ये दर्पण पी क्यू एक दर्पण है। यहाँ पे ए ओ प्रकाश आपतित हो रही है और ओ बी से परावर्तित हो जा रही है। ये कोण आई है, ये कोण आर है। अब दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्रकाश से जहां से आपतित हो रही है वहीं से परावर्तित भी हो रही है, लेकिन ये दर्पण जो है इस डायरेक्शन में थोड़ा से घूम गया। कितने एंगल में घूम गया? थीटा कोण में ये घूम गया। तो नेचुरली क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण पहले जा रही थी वो अभी भी ऐसे ही जाती रहेगी, लेकिन ये इधर चला जाएगा। और अगर ये आई था, ये आर था, तो ये मान लिया जाए आई डैश हो जाएगा, ये आर डैश हो जाएगा। ठीक है? तो पहले की स्थिति से बाद की स्थिति में दर्पण कितना कोण घूम गया, ये हमें देखना पड़ेगा। अब मान लिया जाए पहले जो है, अब मैं दोनों चित्र को कंबाइन करके बनाता हूं। देखिए, चित्र ही इसमें सबसे प्रमुख है। पहले पी क्यू था, इससे प्रकाश आई और आर कोण बनाते हुए परावर्तित हो रहा था। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि अब ये दर्पण जो है कैसे घूम गया है, इस तरह से घूम गया, थीटा कोण में ये घूम गया। ये मान लो पी डैश हो गया, ये क्यू डैश हो गया। ये कितने कोण में घूम गया? थीटा कोण में घूम गया। तो नेचुरली ये जो कोण होगा, ये जो परावर्तित किरण है, पहले जो है ए बी था, ये अब ए ओ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बी डैश जो है ये घूम जाएगा, क्योंकि अब जो है ये जो कोण होगा, ये आपतन का कोण बढ़ गया, क्योंकि ये जो कोण हो गया ये आई डैश हो गया। और अच्छा, आई डैश यहां दिए हैं तो ये आई डबल डैश हो गया। और लंब जो है यहां पर, पहले लंब ऐसे था, उसकी जगह ये लंब भी जो है बदल जाएगा, लंब जो है बदल जाएगा, एल डैश हो गया था। तो ये जो परावर्तित किरण है, ये यहां से यहां तक आप देख रहे हो कि अब जो है आपतन का कोण बहुत बढ़ गया, तो परावर्तन का कोण भी क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ जाएगा। और बढ़ करके ये जो कोण होगा ये 2 थीटा कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप दर्पण अगर थीटा कोण में घूमेगा तो परावर्तित किरण कितना कोण में घूम जाएगा? 2 थीटा कोण में घूम जाएगा। कहने का मतलब, अगर दर्पण 15 डिग्री घूमेगा तो परावर्तित किरण जो है कितने डिग्री में घूम जाएगा? 30 डिग्री कोण में घूम जाएगा। तो ये जो वक्तव्य है, इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी दर्पण को थीटा कोण में घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण में घूम जाता है। याद रखें, इसका प्रूफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुस्तक में भी जो आपका नहीं दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर आंकिक प्रश्न आ सकता है।
इसलिए जो है आप इसको जो है ध्यान देकर के, लेकिन ये चित्र जो है आप बहुत अच्छे ढंग से समझिए और समझ करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये एल था। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है कि अगर हम लोग ये जानते हैं कि वस्तु जितनी दूरी पे होता है प्रतिबिंब भी जो है दर्पण से उतनी दूरी पे होता है, तो इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे? आइए हम जानते हैं उसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। आप एक कॉन्सेप्ट की बात मैं आपको बता रहा हूं। सब समय ध्यान देंगे कि जब भी आप आपतित किरण को बनाएंगे तो सबसे बाएं से दाएं लेंगे, दाएं से बाएं कभी नहीं लेंगे। लेफ्ट टू राइट लेना है, राइट टू लेफ्ट नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखें। क्यों ऐसा लेंगे? इसका कारण जब आप आगे चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तब जो है लेंसों और दर्पण का चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तब उस समय जो है आपको ये बात स्पष्ट होगी। तो ध्यान दीजिए, मैं सबसे पहले इसको बना रहा हूं, समतल दर्पण से किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना। मान लिया जाए यहां पे एक दर्पण है और इस दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है, यहां पे एक बिंदु वस्तु रखी है P। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं P। तो नेचुरली आप इसको स्केल से बनाएंगे तो सही ढंग से बनेगा। अब ये यहां गया। अब सही तरीका यह है कि हम यहाँ पे चांदा से जितने डिग्री का कोण बनाए उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पे भी बनाएं। जब आप उसे बनाएंगे तभी जो है सही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरा एक तरीका ये भी है कि लगभग जो है यहां से यहां तक का समान दूरी आप ले लें और इसको मिला दें। अब इसके अनुसार ये इधर जाएगा। इसी तरह से जो किरण मान लीजिए थोड़ा से इधर से जा रहा है, ये भी आपतित होगा और ये भी इसी बिंदु पे जाकर के मिलेगा, लेकिन ये हमारा इधर से जाएगा। ये दूसरा लंब हो गया। ये इसके लिए I हो गया, ये R हो गया, इसके लिए ये I हो गया और ये R हो गया। और जब हम इधर से देखेंगे इसको तो हमको कहां पे दिखेगा? ये बिंदु P जो है P डैश पे दिखेगा। एक चीज और क्या हम जानते हैं कि अगर ये मान लिया जाए इसको अगर हम O डाल दें तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगा P से O तक की दूरी, वही दूरी जो है इसकी दूरी होगी। मतलब D इक्वल्स टू डी डैश। अभी हम लोगों ने सिद्ध नहीं किया इसे, लेकिन आप जानते हो कि जितने दूर पे वस्तु रहती है उतने दूर पे प्रतिबिंब भी बनता है। और ये चित्र को बनाते समय जो है कुछ विशेष चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, वो आप अगर ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे ढंग से बनेगा। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि आपको प्रकाश जो है सदैव लेफ्ट से राइट ले जाना है, ठीक है। दूसरी बात, ये तीर का निशान डालना कभी नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि तीर का निशान ही बताता है कि प्रकाश जो है आपतित है या परावर्तित है, क्या हो रहा है। ये तीर का निशान, प्रकाश का डायरेक्शन को तीर का निशान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तीसरी बात, हम लोगों ने इधर जो है कंटिन्यूअस लाइन बताया जबकि इधर जो है डॉटेड लाइन बनाया। तो ऐसा क्यों बनाया? याद रखिए, जहां पे वास्तव में प्रकाश नहीं जाती लेकिन आता हुआ आभास होता है, वहां पे हम लोग ये डॉटेड लाइन बनाते हैं और इसमें तीर का निशान नहीं डालते हैं। लेकिन जहां पे वास्तव में प्रकाश जाती है उसको हम लोग कंटिन्यूअस लाइन बनाते हैं, उसमें जो है प्रकाश। ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपसे, जैसा कि जान रहे हो, अगर वस्तु से दर्पण की दूरी d इक्वल टू मान लिया जाए 30 सेंटीमीटर होगा, तो d डैश कितना होगा? ये भी 30 सेंटीमीटर होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है आप तो कहोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो बताइए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? अब अगर इसमें जो है 30 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर हो, तो आंसर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। गलत। आंसर 30 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न क्या पूछ रहा है ये ध्यान देंगे। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो ये 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर।
तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। जो पूछ रहा है उसके अनुसार उत्तर दीजिए। इसी तरह से एक प्रश्न बहुत बार पूछता है कि मान लिया जाए एक वस्तु जो है इधर जो है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, वस्तु जो है दर्पण की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो वेग किस वेग से प्रतिबिंब इधर आएगा, याद रखेंगे ये भी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आएगा, लेकिन किस वेग से आता हुआ आभास होगा। या अगर पूछे कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का सापेक्ष वेग कितना होगा, तो याद रखिए रिलेटिव वेलोसिटी आपने देखा होगा, जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ जाती है तो वेग बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों जुड़ जाता है। तो इधर भी 20 हो गया, इधर भी 20 हो गया, तो दोनों के बीच का सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड होगा, याद रखिए। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर इसमें बहुत सरल है, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तभी जो है आप सही ढंग से इसको कर पाएंगे, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। यह हमें सिद्ध करने के लिए बोल सकता है कि दर्पण से जितनी दूर पे वस्तु होगा उतनी ही दूर पे प्रतिबिंब होगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, आइए हम लोग फिर से इसी चित्र को बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सरल तरीके से बनाते हैं। आपकी पुस्तक में जो है ये थोड़ा सा अलग तरीके से बना हुआ है, ऐसे आड़ा बना हुआ, मैं इसको इसी तरह से बना रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चिन्ह परिपाटी में हम लोग सब समय लेफ्ट से राइट लेते हैं। ये दर्पण है एम डैश मान लिया जाए, ठीक है। अब एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, मान लिया जाए ये ए है, ए वस्तु है, यहां से प्रकाश गई, ये लंब है ओ, मान लिया जाए एल है, तो जो प्रकाश इधर जाएगी वो इधर से कहीं से आता हुआ दिखेगा, और जो प्रकाश मैंने बताया कि आप या तो स्केल से इसको कर ले, चांदा से बनाए, या फिर मैं तो चांदा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, प्रोटेक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, सिंपल बना रहा हूं, इसलिए मैंने इसको पहले इसको बना लिया और इसके बाद इसको आगे बढ़ा दिया। ये कोण आई हो गया, ये कोण आर हो गया। अब जानते हैं ये ए ओ मान लिया जाए, इसको हमने बी कहा, और ये जो बिंदु है इसको हम लोग ए डैश कह रहे हैं, बीच का जो बिंदु है ये एम है। सरल चीज है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए एम बराबर ए डैश एम या डी बराबर डी डैश। बोलेंगे तो बहुत सरल है, तो अभी अभी पढ़े हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा ठीक है, लेकिन जैसे ज्योमेट्री में सिद्ध करते हैं, हमें पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का ये 180 डिग्री होता है, लेकिन फिर भी उसको सिद्ध करते हैं, तो इसी तरह से इसको भी हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो ये सिद्ध हम लोग कैसे करेंगे, आप जैसे जान रहे हैं ये कोण अगर आई है तो एकांतर कोण होने के कारण ये भी आई होगा, और ये कोण अगर आर है तो ये कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे, हमें करना क्या है कि त्रिभुज ए एम ओ, ए एम ओ और त्रिभुज ए डैश एम ओ, ये दोनों को बराबर सिद्ध करना है। अब बराबर सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसओएस का नियम लेते हैं, दो साइड और एक भुजा बराबर लेते, दो साइड और एक एंगल बराबर होता है, दो एंगल या एक साइड बराबर होता है, ऐसा नियम हम लोग जो है मैथ्स में पढ़ चुके हैं, तो इसी का यहाँ पे उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि ये आई है और ये आर है, और परावर्तन के नियम से आई बराबर आई इक्वल टू आर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं ओ एंगल एम ए ओ
MAO बराबर एंगल MA-O। ये दोनों बराबर है क्योंकि एक I है एक R है। फिर दूसरा क्या लेंगे हम लोग कि त्रिकोण AMO बराबर A-MO। क्यों बराबर है? आपको दिख रहा है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, समकोण है, लिख दीजिए। अब हम लोग एक चीज हमको और प्रूफ करना है, दो कोण बराबर हो गया, एक साइड प्रूफ कर दें। तो हम जान रहे हैं OM भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है, तो दो कोण बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल होगा तो त्रिभुज AMO बराबर सर्वांशम इसको कहते हैं A-MO। और सर्वांशम भुजा त्रिभुज का गुण होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं कौन कौन है? ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये तो कॉमन है ही है। तो हमको इसको तो नहीं देखना है, हमको क्या देखना है कि सर्वांशम है, इसलिए AM बराबर A-M या D बराबर D'। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो समतल दर्पण से बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, जितना वस्तु की दूरी होता है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होता है। ये चीज जो है सिद्ध करने के लिए आपको बहुत बार परीक्षा में आता है, 3 नंबर के प्रश्न में आता है, तो आपको इसको अच्छे से करना चाहिए। अब इसका आखिरी जो टॉपिक है, हम लोगों ने इसके पहले बिंदु वस्तु कर लिया। अगर वस्तु बिंदु ना होकर के विस्तारित है तब कैसे करेंगे? विस्तारित मतलब अगर लंबा वस्तु, एक पेंसिल का हमको प्रतिबिंब बनाना है, या आप स्वयं खड़े हैं और आप जो है स्वयं जो है दर्पण में कैसे दिखेंगे, इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो कैसे करेंगे? देख लीजिए, हम तीसरा हमको पढ़ना है विस्तारित वस्तु का समतल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है, अब फिर से हम लोग वही करते हैं, एक मिरर लेते हैं, मान लो M' एक मिरर लेते हैं। अब यहां पे एक वस्तु को हम रख देते हैं, ये ऐसा विस्तारित वस्तु है। विस्तारित वस्तु का मतलब आप जान रहे हैं, मान लिया जाए ये पेंसिल है, ऐसा एक पेंसिल है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होगा? तो याद रखिए, हम यहां से देख रहे हैं, हमको कहां मिलेगा प्रतिबिंब? आपको पता है ये प्रतिबिंब किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। और ये प्रतिबिंब भी ऐसा रहेगा, सेम साइज का रहेगा और ऐसा रहेगा। तो कैसे बनाएंगे? हम करते क्या है कि एक प्रकाश यहां से ले जाते हैं, एक प्रकाश यहां से ले जाते हैं। जो प्रकाश यहां से गया ये परावर्तित होकर के इधर चला गया, ये हमारा I हो जाएगा और ये हमारा R हो जाएगा। तो जब हम यहां से देखेंगे तो ये हमको ये बिंदु कहां से आते हुए दिखेगा? इस बिंदु पे दिखेगा। मान लिया जाए हम इसको लिखते हैं A और B, तो A जो है A' पे दिखेगा, अभी अभी हम लोगों ने सिद्ध किया था। इसी तरह से जो प्रकाश की किरण इस बिंदु से जाएगी, इस बिंदु से जाएगी, वो हमको यहां से आते हुआ दिखेगा और ये इधर चला जाएगा, इधर गया, ये दूसरा लंब हो गया, इसको भी अगर हम I और इसके लिए R हो गया। तो यहां का प्रकाश गया इधर, हमारी आंखों में दिखा, ये किधर से आते हुए दिखेगा? इस बिंदु से, मतलब B' से हमको इस जगह पे दिखेगा। इसी तरह से A से जो प्रकाश गया
वो इधर चला गया और हमको कहाँ से आते हुए दिखेगा, ए डैश पे दिखेगा। इसलिए इसका जो आकार है, अगर इसका लेंथ एल है तो इसका भी लेंथ क्या मिलेगा, एल मिलेगा। लेकिन अंतर क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि अंतर जो है हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो है अगर बी ऐसे लिखा हुआ है तो ये बी कैसा हो जाएगा, इस टाइप का हो, सीधा रहेगा लेकिन व्युत्क्रम हो जाएगा। लेफ्ट जो है राइट हो जाएगा, राइट जो है लेफ्ट होगा। कभी आपने देखा है ऐसा, इसका अनुभव किया है? कभी अगर आप जो है विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं कि वो अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता तो कैसा दिखता, तो आप टीवी के सामने बैठ जाइए और टीवी के सामने जो मिरर लगा हुआ है उस मिरर में जो है आप विराट कोहली को बैटिंग करते देखिए, आपको पता चल जाएगा कि विराट कोहली अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता तो कैसा दिखता। तो उसमें बहुत मजा आता है। कभी नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए उसको। अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है तो आप उसमें जरूर देखेंगे। तो जो प्रमुख चीजें थी इस पोर्शन में ये मैंने आज पढ़ाया। अब दो चीजें और आपको पढ़ना है, वो है कि किसी वस्तु को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो उसका संपूर्ण आकार को देखने के लिए दर्पण का आकार कितना होना चाहिए। मतलब अगर 6 फीट का कोई वस्तु है तो कम से कम कितनी लंबाई की दर्पण होगा तो कि वो पूरा अपने आप को देख सकेगा। और दूसरी जो है, दो अगर दर्पण एक दूसरे के एंगल पे है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो ये दोनों चीजें जो हैं अभी हम लोग इसके बाद की क्लास में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर में। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी जो है लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।